नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बार बार आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है? सवाल यह भी कि क्या तुष्टीकरण के नशे में चूर पार्टियां आक्रांता औरंगजेब को हीरो बताने में जुटी हुई हैं? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर सियासी तूफान मचा हुआ है। अबू आजमी को औरंगजेब से इतनी मोहब्बत कि उसकी तारीफ करते नहीं थके। यहां तक कह दिया कि औरंगजेब के राज में भारत की जीडीपी 24% थी। भारत सोने की चिड़िया था। अबू आजमी के बयान पर शिवसेना शिंदे ने एफआईआर दर्ज करा दी है और अबू आजमी पर देशद्रोह का केस करने की मांग तो बीजेपी ने पूरे इंडी अलायंस पर करारा प्रहार भी किया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने माफी मांगी, लेकिन सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए औरंगजेब सियासी पार्टियों के दिलो दिमाग पर चढ़ा है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अबू आजमी के बयान से समाजवादी पार्टी का मुगलों और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं से प्रेम फिर से सामने आया है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की है। औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से अबू आजमी ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख के अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी के औरंगजेब प्रेमी बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है। ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हलाल करके मारने वाला ये औरंगजेब, ये अच्छा कैसा हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा देश का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है। और इसलिए अबू आजमी इन्होंने ये माफी मांगनी चाहिए। देशभक्ति का अपमान किया है, इसलिए उन्होंने उनका जितना कड़ी निंदा करे उतनी कम है। और मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी, ये जो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इसलिए ये देशद्रोही है। ये देशद्रोह का भी कलम लगाना चाहिए उसको। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। अबू आजमी के इस बयान पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि खुद को सबसे बड़ा हिंदू विरोधी बनाने के लिए औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि वह औरंगजेब जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था, आज की डेट में भारत से उसका क्या संबंध है और क्यों नफरत के बीज आप यहां बोना चाह रहे हैं? और इससे साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म
और हिंदू धर्म को HIV, कोरोना वायरस जैसे शब्द कहे जो शायद औरंगजेब ने भी अपने जमाने में नहीं कहे होंगे, उससे बड़ा अपने को हिंदू विरोधी साबित करने की गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे आबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं आबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी औरंगजेब को महान बताने पर अबू आजमी पर तीखा हमला किया और कहा कि औरंगजेब को महान बताने वाले पाकिस्तान चले जाएं। औरंगजेब आताताई था, डाकू था, लुटेरा था, चोर उचक्का था। जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए। जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए। और औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले गए। इस बीच मामले पर विवाद बढ़ा तो अबू आजमी ने सफाई दी, इतिहासकारों का हवाला दिया और कहा कि अगर कोई उनके बयान से आहत है तो वो अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं। मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। विवाद बढ़ने पर भले ही अबू आजमी अपना बयान वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आखिर औरंगजेब के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों? हाँ, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रिपोर्ट आपने देख ली, आपने देख लिया कि किसने क्या कहा। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी बहस आप देखने वाले हैं नवभारत पर। आपको समझ में आएगा कि औरंगजेब महान, शिवाजी महान, संभाजी महान, आपको जो इतिहास की किताबों में, जिन सरकारों में जो पढ़ाया गया, उसमें कितनी सच्चाई थी और सच क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी आज कर दूंगा। और इसीलिए हमारे पास जो पैनल है उनसे आपको मिलवा देता हूं। बहुत खास पैनल आज हमने बनवाया है। रोहन गुप्ता हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अब निजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, इतिहासकार, पूरा इतिहास समेटे बैठे हुए हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता तो समाजवादी पार्टी के हैं लेकिन विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फजील अहमद इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि आप स्कॉलर हैं ही तो विद्वान कितने बड़े हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, प्रवक्ता MIM के। आप सभी के पास एक एक करके आऊंगा, लेकिन शुरुआत राजकुमार भाटी जी के साथ, क्योंकि राजकुमार भाटी जी को मैंने देखा है कई बार शेरो शायरी के साथ वो शुरुआत करते हैं। तो इतनी मोहब्बत औरंगजेब से, मुगलों से, राजीव भाटी जी समाजवादी पार्टी को क्यों है? आप लोगों के लिए औरंगजेब महान है, संभाजी महान है या शिवाजी महान है? नहीं, आपने अब ये कह दिया कि मैं शेरो शायरी से शुरू करता हूं, तो मुझे अचानक एक शेर याद आ गए, दो शेर जो है। शेर दौड़ाइए, लेकिन शेर मरना नहीं चाहिए। कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को, हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। तो मैं भी एक चीज कह देता हूं, मैं राजीव भाटी जी आप आगे बोलिएगा, लेकिन एक लाइन मैं भी कह देता हूं जो बैठे बैठे मेरे जहन में भी आ गया है। मैं कह देता हूं कि ये हिंदू मुसलमान ना हो, इसलिए आप अबू आजमी का साथ छोड़िए। ये हिंदू मुसलमान ना हो, इसलिए आप लोग अबू आजमी का साथ छोड़िए। बोलिए। अबू आजमियों का साथ छोड़ने से तो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। एक पार्टी ने तो छोड़ ही रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह
हाँ, मुसलमानों के साथ छोड़ रखा है, दलितों के तो साथ मुसलमानों के साथ छोड़ने के लिए आपको कौन कह रहा है? लेकिन औरंगजेब के साथ क्यों जा रहे हैं? मुसलमान हो जाएगा। औरंगजेब के साथ आप इसलिए जा रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ जाएंगे? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं, फिर मैं बता दूं, औरंगजेब से समाजवादी पार्टी को कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ना कोई मुसलमान औरंगजेब के नाम पर वोट देता है, ना समाजवादी पार्टी औरंगजेब की वकील है। हमारे लिए शिवाजी भी महान है, शिवाजी बहुत हमारे लिए एक मिनट राजीव भाई, आप क्योंकि मैंने कहा पहले ही मैंने बोल दिया कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए राजकुमार भाटी जी आप, मैंने पहले कह दिया आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए आप एक एक शब्द जो बोलेंगे उसको मैं पकड़ूंगा। आपने कहा कि हमारे लिए शिवाजी भी महान है, हमारे लिए संभाजी भी महान है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके लिए औरंगजेब भी महान है? ना औरंगजेब में कोई ज्यादा महानता मुझे कतई दिखती ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी महानता आपको नजर आती है? इतिहास पढ़ा है, बाकी इतिहासकार बताएंगे आपके पैनल। थोड़ी सी महानता है? देखो, अगर विद्यानाथ जी आप ये तय करके बैठे हो कि हमें समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना है और आप हर वाक्य पर टोकेंगे, ठीक है, तो फिर तो आपके हाथ में माइक है। ठीक है सर, आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे अगर मुझे अपनी बात आप कहने दें तो शायद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा समाजवादी पार्टी औरंगजेब के साथ नहीं है, औरंगजेब की वकील नहीं है, औरंगजेब के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, मैं एक संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि बौद्ध साहित्य में एक कहानी आती है। एक बार एक भिक्षु जो है गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने कहा कि आपको एक बात बताऊं मैं, वो फला भिक्षु आपके बारे में क्या कह रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो इसमें मेरा कोई लाभ है? उसने कहा नहीं। बोले आपका कोई लाभ है कि नहीं? समाज का कोई लाभ है कि नहीं? तो फिर क्यों समय खराब करते हो? तो ये जो विद्यानाथ जी आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें ना समाज का कोई लाभ है, ना आपका कोई लाभ है, ना मेरा कोई लाभ है, ना देश का कोई लाभ है। की डिबेट आपकी बात हो गई हो, भारतीय जनता पार्टी के इशारे आपके एक सवाल के साथ मैं दूसरे में मुसलमान किया जा सके। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा राजीव भाटी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि जब आप कह रहे हैं राजीव भाटी जी कि इसमें किसी का लाभ नहीं है, तो सब विद्यानाथ जी 10 सेकंड केवल। हाँ, राजकुमार भाटी जी केवल 10 सेकंड और दें मुझे, 10 सेकंड और दें, मेरा वाक्य पूरा हो जाने दें। ठीक। जब अबू आजमी ने अपने शब्द वापस ले लिए, अबू आजमी ने खेद व्यक्त कर दिया, उन्हें गलती का एहसास हो गया, पत्रकारों में घेरा हुआ था, सवाल कर रहे थे, उनके मुंह से कोई विवादास्पद बात निकल गई, ठीक, उन्होंने वो वापस ले ली, तो विषय खत्म हो गया। राजकुमार भाटी जी सुनिए ना, ये बात खत्म हो जाती अगर उन्होंने इफ एंड बट का इस्तेमाल नहीं किया होता। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वक्तव्य से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बात वापस लेता हूं। इसका मतलब दिल में कुछ और है, जुबान में पर कुछ और है। दिल में औरंगजेब मुगलों के लिए प्यार है, लेकिन बुरा लग गया है तो मैं माफी मांग लेना चाहता हूं। मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता, मुझे लगता है आप लोगों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। अगर राजकुमार भाटी इस बात पर सहमत है कि इससे हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ रही है, तो राजकुमार भाटी जी को ही मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहिए। देखिए, बिल्कुल कोई भी देशवासी होगा, भारत देश का कोई भी नागरिक होगा, ये आज जो अबू आजमी ने जो बात कही है, उससे कोई भी नागरिक जो देश का सच्चा नागरिक हो उसके साथ नहीं खड़ा होगा। और ये कोई बात गलती की नहीं है। देखिए, ये पूरी मानसिकता की बात है। ये बोल देना कि जबान पिछल गई, ये जबान नहीं पूछ ले, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। और ये थॉट प्रोसेस के कारण ही आज देश में ये पार्टियों का जो स्वीकृति है बिल्कुल खत्म हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता को नहीं छुड़ाओ, अपने पुत्र को नहीं छुड़ाओ, हिंदुओं पर जुल्म किए हो, मंदिरें तोड़े हो, उसके बारे में देश के एक चुने हुए एमएलए का इस प्रकार का बयान देना ये छोटी चीज नहीं है विद्यानाथ जी, ये एक बहुत बड़ी घटना है। आप ये बोलेंगे, अभी भाटी जी कहते हैं कि इसका फायदा हो गया, लेकिन भाटी जी कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग लिया, खत्म कर दीजिए विषय को। ये क्या बोल रहे हैं? भाटी जी कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली है, विषय को खत्म कर दीजिए। क्यों तिल का तार कर रहे हैं? किसी का फायदा नहीं हो रहा। विद्यानाथ जी, जब से सनातन का अपमान हुआ, कीड़े मकोड़े कहा गया, सनातन का जब भी अपमान हुआ, राम मंदिर की बात हो, ये पूरी पैटर्न समझिए ना। आप हर बार ये कहेंगे कि नहीं हमारी गलती हो गई, हमने तो कुछ बोला नहीं। ये मानसिकता है तुष्टीकरण की। ये अबू आजमी ने ऐसे ही नहीं कहा है, ये पूरी पार्टी की मानसिकता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की कंपटीशन, जो ये खोए हुए भाई है इंडी गठबंधन के, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जो रेस चल रही है उस रेस में आगे जाने की साजिश है। माफी मांगना क्या होता है? आज देश में ऐसे जो सम्राट जिसने आतंक मचाया हो,
हिंदू सनातन के खिलाफ एक वॉर छेड़ा हो, उसके लिए आप अच्छा बोलेंगे, फिर कहेंगे गलती हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी अगर थोड़ी भी देशभक्त है तो उनको रेस्टिगेट करके एक मैसेज देना चाहिए कि ये हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है। इस पर जरा भाटी जी से जवाब लेता हूं। राजकुमार जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अबू आसिम आजमी हमारे बहुत शानदार नेता हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हमेशा रहे हैं। उन्हें जितना मुसलमान वोट देता है हिंदू भी वोट देता है। ये अब जब मैंने कह दिया, मैं भी कह रहा हूं, वो भी कह रहे हैं, कोई बात अगर गलत निकल गई तो उसे वापस ले लिया। अब ये इस पर दबाव बनाया कि उन्हें पार्टी से निकालो या ये करो, ये पार्टी समाजवादी पार्टी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। एक चीज थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ज्यादा देशभक्ति, देखिए ये तो गलती से हो सकता है कि वो कह दे कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूं, मेरे दिल में औरंगजेब बसता है। लेकिन भाटी साहब एक चीज तो समझाइए कि सोने की चिड़िया और वो जो पूरा इतिहास महिमा मंडन कर रहे हैं वो कोई गलती से निकला हुआ बयान नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके दिल में, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में औरंगजेब रहता है, या फिर उनके दिमाग में मुस्लिम वोट बैंक रहता है। और उन्होंने देखा कि संभाजी को लेकर जो फिल्म आई उसके बाद हिंदुओं में एक नया जागरण शुरू हो गया है। लोग रो रहे हैं देखकर कि कैसा अत्याचारी था औरंगजेब। तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, हमको भी अपने वोट बैंक के लिए थोड़ा कुछ बोलना होगा, याद दिलाना होगा औरंगजेब को, और इसीलिए वो आ गए। मैं वापस आऊंगा भाटी साहब आपके पास। हमारे साथ अवनिजेश जी भी हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब कि ये सोने की चिड़िया औरंगजेब के टाइम में हिंदुस्तान कैसे हो गया था। दूसरी बात मैं ये समझना चाहता हूं कि जो आक्रांता, जो औरंगजेब हर दिन सवा मन यानी कि लगभग 50 किलो जनेऊ देख लेता था कटा हुआ, उसके सामने जला नहीं देता था, तब तक कहता था वो खाना नहीं खाता था। और ऐसे औरंगजेब या ऐसे मुगलों के लिए, ऐसे शासकों के लिए महिमा मंडन करना, तो कल तो फिर आप ये भी कहेंगे कि जिन्ना हमारे लिए महान है। नहीं, देखिए मैं दो बातें यहां बहुत स्पष्ट करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो औरंगजेब पे जो बातें कही गई हैं अबू आजमी और किस तरफ से जी, ये आज कोई पहली बार ये चीजें औरंगजेब को लेके नहीं कही गई हैं। राजनीति के अंदर ये चीजें वोट का पोलराइजेशन करने के लिए, लेने के लिए आज नहीं कई बार कही गई हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए सोने की चिड़िया की जो बात है, अरे सोने की चिड़िया तो भारत तब से थी, इसीलिए भारत पे इन आक्रांताओं ने आकर के लूटना शुरू किया था। चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे वो पोर्चुगीज आए हों, चाहे डच आए हों, चाहे फ्रांसीसी आए हों, वो तो तब से चल रही थी, 8वीं शताब्दी से, उस समय से। और एक चीज मैं और बता दूं, जो औरंगजेब को बता रहे हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था अफगानिस्तान तक का, भैया तो पता नहीं कहां का इतिहास और किसका नक्शा ही देख करके आए हैं। औरंगजेब के काल के अंदर औरंगजेब अपने जो छोटा बहुत साम्राज्य भी था उस तक को संभाल के नहीं रख पाया था। छत्रसाल, रानी दुर्गावती, जिन कैरेक्टर्स को गायब किया गया इतिहास में से, नीचे मराठा, उसके बाद में जो जाट विद्रोह हुआ पूरा इधर भरतपुर और इस इलाके के अंदर लेकर के, बंगाल के ऊपर औरंगजेब कभी कब्जा नहीं कर पाया, बड़ी कोशिश की पूरी। और ये जो देखिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान के बादशाह थे, देखिए आप अपने आप को कुछ भी कह लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे, मैं प्रोफेसर साहब, ये अबू आजमी हो या अबू आजमी जैसे तमाम ऐसे जो लोग हैं जो महिमा मंडन कर रहे हैं, क्या ये उनके वंशज हैं क्या? नहीं, मैं अबू क्या इनका डीएनए इंडियन है या ये औरंगजेब और मुगल के डीएनए लेकर जी रहे हैं? देखिए अबू आजमी की एक और दिक्कत है, मैं बताऊंगा आपको। अबू आजमी को कोई भी चीज अगर भारत की महिमा लेकर के होती है तो उस पर उन्हें शिकायत है। बालकोट के ऊपर किस तरीके से सारे में चिल्लाते फिर रहे थे, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर कैसे सबूत, मुझे तो याद है कॉन्क्लेव के अंदर मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा अबू आजमी साहब सबूत खुद ही क्यों नहीं ले आते जाकर के? बोले मैं कैसे? आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा कम रहता है अपने पास। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मतलब इनको औरंगजेब की तारीफ करना, महिमा मंडन करना इनकी मजबूरी है या दिल में प्यार है इसलिए ये करते हैं? औरंगजेब एक मानसिकता है, हाँ, और वो मानसिकता शरीयत में निहित है, ठीक है, जिसमें क्रूरता बताई गई है, ठीक। तो ये उसको बजाय छोड़ के और आगे बढ़ने के, आज कोई ये नहीं कहता भाई औरंगजेब को, औरंगजेब, हम आज के किसी मुस्लिम भाई को जिम्मेवार नहीं ठहराते कि भाई तुमने मंदिर तोड़ा या तुमने क्यों किया। तो ये अबू आजमी जैसे लोग क्यों औरंगजेब का ठीकड़ा अपने सिर पे लेकर वोट बैंक भी तो जरूरी है। फजील अहमद, कोई वोट बैंक नहीं मिलेगा इससे उन्हें। फजील अहमद, फजील साहब गवाही देंगे इससे वोट बैंक मिलने वाला फजील अहमद, आप अबू आजमी के साथ हैं या नहीं है? देखिए,
बार बार इतिहास को भी अपने नजरिए से लोग देखते हैं, राजनीति में भी और टीवी पे भी। औरंगजेब आक्रांता कैसे हो गए? वो तो यहीं पैदा हुए, जो हमको भी कल आप आक्रांता कह देंगे, हमारा दाद दादा परदादा सब तो यहीं पैदा हुए। तो आप अगर जजिया कर लगाएंगे, आप हर दिन सवा मन जनेऊ कटवाएंगे, आप चुन चुन कर हिंदू सिख जैनियों के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाएंगे, आप 1800 मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे, आप मस्जिद बनवाएंगे, तो आपको मैं बोलूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, मैं बोलूंगा कि फजील अहमद जो है वो आक्रांता हैं। देखिए आक्रांता अभी मीरान हैदर, उमर खालिद को जेल में डाल रखा है ना। तो ये आप उमर हैदर और बिलाल की तुलना कर रहे हैं? को हम क्रूर कहेंगे? नहीं, तो आप इससे तुलना कर रहे हैं। आप क्यों जान? आप कह रहे बिलाल हैदर औरंगजेब है? भाई वो क्रूरता है। नहीं तो औरंगजेब है क्या? सीजीआई सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कमाल की बात। राजा है ना, औरंगजेब इस देश के राजा थे कि नहीं थे? लुटेरा था, आक्रांता था, अब लूटा उसने। अब सुन लीजिए, अरे मुझे लगता है कि आपका भी अगर धर्म परिवर्तन हुआ होगा तो औरंगजेब की वजह से ही हुआ होगा। नहीं बता रहे हम, आपका डीएनए, मुझे एक चीज बताइए फजील आपका डीएनए इंडियन है या नहीं, मुझे बताइए। पहले मेरा सुन लीजिए, अगर छोड़ दिया जाए कि जिसका जो मन करे करो, तब तो भारत जो अखंड भारत आज बना हुआ है, मतलब सरदार पटेल ने इस भारत को अखंड भारत नहीं बनाया। सरदार पटेल आपके हीरो है या औरंगजेब आपका हीरो? अरे लखनऊ का राजा। अरे भाई साहब, फजील अहमद आप जरा सोचे, शर्म कीजिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकते हैं आप। दुनिया देख रही है, चुल्लू आप पाकिस्तान चले जाइए, आप किसी को छोड़ देंगे, पाकिस्तान चले जाइए ना। आज भारत अखंड भारत, मोहम्मद जिन्ना को हीरो बताइए, मोहम्मद जिन्ना को हीरो बताइए। आप पाकिस्तान जाइए, आपकी मानसिकता पाकिस्तान वाली। सुनिए मैं हिंदुस्तान का जन्म कर दिया भाई साहब, उसने कर देते। आज भारत कितना कई खंडों में बट गया होता, कई खंडों में बट गया होता। मुगलों ने किसने बांटा खंडों में? अरे जिसने अपने बाप को पानी और खाने के लिए तड़पा के मार दिया, जिसने अपने भाई को फांसी चढ़ा दी, इस भारत को भारत बनाने में 909 पीढ़ियां दफन है इस देश के अंदर। आपकी पीढ़ी भी दफन होगी, बिल्कुल मेरी पीढ़ी दफन होगी। हाँ तो आप भी आए होंगे, आप मुगलों के साथ आए होंगे, आप मुगलों के साथ आए हैं। हम तो महाबली दलित है, हम लोग तो दलित से मुसलमान हुए। आप तो मुगलों के वंशज हैं कि नहीं, क्लियर कर दीजिए। महाबली बाली नहीं था मुगलों के वंशज, नहीं था वो। कैसे हमारे महाबली? अब सुन लीजिए, तो आप बताइए ना। बौद्ध गया में बौद्ध बनते ये कह रहे कि ब्राह्मणों हमारा कब्जा छोड़ो, मंदिर बौद्ध का, तथागत बुद्ध यहीं पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए, उनके अपने मंदिर पर कब्जा ब्राह्मणों का। अरे भाई साहब 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं बौद्ध। गुरु तेग बहादुर का कत्ल किसने करवाया बताइए? बौद्ध भिक्षु, शर्म आती है बताइए, जिसको आप हीरो बता रहे हैं, इसकी बताइए बौद्ध भंते जो 20 दिन से आप बताइए। हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा किस वक्त में हुआ? जजिया किसने? जजिया का कौन लौटा कर लाया था? जीएसटी नहीं ले रहे अब जीएसटी और जजिया में फर्क नहीं है। अरे जीएसटी ले रहे कि नहीं ले रहे? एक सेकंड, जीएसटी है, जीएसटी और जजिया में क्या फर्क है? आप जीएसटी और जजिया में फर्क क्या? आप जीएसटी नहीं ले रहे, आप जीएसटी ले रहे कि नहीं ले रहे? तो मतलब जजिया है, तो जजिया ही है, वो जजिया 28% जीएसटी कोई लेता है क्या? 28% जीएसटी का कमर टूट गई, फजील अहमद से लिया जा रहा है। 28% जीएसटी का फजील अहमद से लिया जा रहा है। जीएसटी आप ले रहे हो, जजिया से देश को चलाने के लिए और सुन लीजिए, कर देश से वसूला जा रहा है, लेकिन एक समुदाय के खिलाफ मुहिम चलाना, धर्म परिवर्तन करवाना, अगर ये आपके हीरो है तो पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुस्तान में आपके लिए जगह नहीं है। और निजेश अवस्थी नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं आपका पक्ष नहीं लूंगा। आप कहिए कि आप हिंदुस्तानी है, आपका डीएनए हिंदुस्तानी है, आप कहिए आपका डीएनए हिंदुस्तानी है, मुगलों का डीएनए आपने नहीं है। अब निजेश अवस्थी, इनका कहना है, इनका कहना, अब निजेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। इनका ठीक सुन लिया है, बोलिए। मैंने सुन लिया है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा विद्यानाथ जी। यहाँ पर औरंगजेब से लेके बाबर तक यहाँ पे हजारों इस तरीके के लोग हैं जो हमको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज जिस तरीके से औरंगजेब की महानता की बात राजकुमार भाटी और उनकी पार्टी करती है, मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली के चाइन चौक के फव्वारे चौक पर शीशगंज गुरुद्वारे में जहां पर गुरु तेग बहादुर जी हमारे नवम गुरु का शीश उतारा गया, उस आदमी को तुम शर्म नहीं आती? तुम्हें कहते हो कि राजा था वो? अलोपनिषद किसने लिखा? राजा था वो। अलोपनिषद में क्या लिखा है? जरा अवनीश जी अलोपनिषद बता दिए क्या लिखा उसमें? था वो। अरे अलोपनिषद किसने लिखा? किसने लिखा है? महिमा मंडल अकबर ने किसने किया? किसने कहा कि मुगल बादशाह महान थे? अलोपनिषद किसने लिखा? आपके अपने धर्म जी अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, इनकार कर देंगे। जी को अपनी बात कंप्लीट कर देंगे। अलोपनिषद पढ़े कि नहीं पढ़े? रुकिए ना, अरे इतिहासकार हमारे साथ हैं। बाबर अकबर, मैं आपको बता दूं 10 उदाहरण
10 उदाहरण लेकर बैठा हूं। आज आप जैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए बैठा हूं। और सुनिए, प्रोफेसर कपिल जी को यूं नहीं बुलाया है। आप जैसे लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर किसी को महान और किसी को बेकार बताते हैं, उनके लिए बिठाया हुआ है। रुक जाइए, अवनीश जी को पहले अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अवनीश जी बोलिए। विद्यानाथ जी, मुझे किसी किताब की दरकार नहीं है, मुझे किसी इतिहासकार की दरकार नहीं है। हमारे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा गुरुद्वारा शीशगंज के लिए है। एक मिनट सुन लीजिए, आपका गला सूखेगा, पानी भी नहीं पी पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप रोजे से होंगे। हाँ, तो रोजे से होंगे। सुन लीजिए, आपका गला सूख जाएगा, मुझे चिंता हो रही है। रुक जाइए, अभी आपका डीएनए मुगलों का है, ये कंफर्म नहीं हुआ, आप खुद कंफर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि आप इंडियन है, हिंदुस्तानी है, बात चाहे कैसी भी कर ले। अब विजय जी बोलिए। बात कर लीजिए फिर। हाँ, बात के साथ बीच में बोलता है ये आदमी। प्लीज प्लीज उनको किसी किताब की इतिहास की दरकार नहीं है राजकुमार भाटी। मुझे मालूम है कि हमारे दशम गुरु के छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया गया, और आप उसको हत्यारे को कह रहे हो कि राजा था यहाँ का, उसने देश बनाया, अखंड भारत बनाया। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी इन लोगों को। ये तो हैरत की बात है कि समूचा सिख समुदाय, और सिख समुदाय क्यों, भारत के लोगों को मालूम ही नहीं था वीर बाल दिवस होने के पहले कि छोटे छोटे बच्चों को, छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। भाई मतीदास को आरे से कचरवा दिया गया। जहांगीर, जिसको न्यायप्रिय शासक कहता रहा, वो इरफान हबीब नाम का आदमी, उसने गुरु अर्जुन देव जी को, हमारे गुरुदेव को जलते तवे पर बिठाया। ये है, और कहते हैं आक्रांता नहीं था। अरे बाबर की औलादो सारे आक्रांती तो होंगे। राजीव जी अपने बाप को जेल में डाला। राजकुमार भाटी जी, भाई का आप जवाब देना चाहेंगे? पूरी दिल्ली में राजकुमार जी, आप जवाब देना चाहेंगे तो जल्दी से दे दीजिए। आपका हो सकता है। काजल जी, शुंग को कौन डिफेंड करता? अब क्या देखिए, पूछते हैं, मैं आ रहा हूं, आप लोग के पास जाऊंगा। पहले राजकुमार जी को जवाब देना। दिव्यादान का आप लोग देते हैं जी, राजकुमार जी। इस डिबेट का मकसद तथ्य और तर्कों तक पहुंचना नहीं है, लोगों को उकसाना है, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना है, भ्रम पैदा करना है। सर प्लीज, भाटी साहब, मैं चाहता हूं कि आप तथ्य रखिए। विद्यानाथ झा डिबेट में इन्वॉल्व करना है। विद्यानाथ झा इस शो के एंकर हैं, पत्रकार हैं। आपने भाटी जी, मैं चाहता हूं तथ्य रखिए, वक्त नहीं जाया करें। बीच में तो चिल्ला रहे हैं, क्या बोलेंगे? तथ्य रखिए। नहीं प्लीज ऐसे मत बोलिए, बीच में तो चिल्ला रहे हैं, इनकी किसी के ऊपर मत बोलिए। चिल्लाहट राजीव नहीं, राजकुमार भाटी जी को बोलने दीजिए प्लीज। राजकुमार भाटी जी बोलिए। आपने कहा कि वो 1.25 मन जनेऊ रोजाना उतार के देख लेता था, इतने लोगों की हत्या करके तब खाना खाता था। अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करवाता था। 49 साल तक औरंगजेब देश का शासक रहा। 49 साल में उसने 20 करोड़ लोगों की हत्या कराई होगी, जबकि उस समय पूरे भारत की आबादी 15 करोड़ थी। अब इस तरह के भ्रम फैलाने वाली बातें जो कही जा रही है, इनका इतिहास से क्या लेना देना है? अब डॉक्टर कपिल कुमार ईमानदारी से बताते हैं कि क्या ये ऐतिहासिक तथ्य है जो विद्यानाथ झा जी ने बोला है? आप ये बताओ, इस तरह के भ्रम फैलाने वाली चलिए ठीक है, आप आइए ना, मुद्दे पर आइए। चलिए ना, ये तो हो सकता है अतिशयोक्ति हो, सांप्रदायिक नफरत पैदा की जाती है। लोग कहते हैं, और अतिशयोक्ति हो सकता है कि 1 मन की जगह वो 1 किलो जनेऊ रोज कटवाता हो। लेकिन अभी मुद्दे पर आइए, भाटी साहब मुद्दे पर आइए। बताइए कि 24% जीडीपी औरंगजेब के टाइम पर, भारत सोने की चिड़िया औरंगजेब की वजह से, भारत में भारत संगठित था तो औरंगजेब की वजह से। क्या यही सच है? क्या यही तथ्य है? नहीं, मैं आपसे अगर पूछूं, आपने इस तथ्य की जांच पड़ताल की है कि उस समय भारत की जीडीपी क्या थी? आप ईमानदारी से बताएं। बैठे हुए प्रोफेसर साहब को बुलाया है, डिबेट कराएं। प्रोफेसर साहब को बुलाया है, बैठे हुए। आप बोलिए तो सही। साहब इतिहास के प्रोफेसर हैं सर। प्रोफेसर साहब, हाँ, नहीं, इकोनॉमिस्ट तो आप भी नहीं है ना भाटी साहब? नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट तो आप भी नहीं है। तो अपना पक्ष रख दिया कि हमारे लिए, मैंने तो अपना पक्ष रख दिया कि हमारी पार्टी के लिए या हमारे लिए औरंगजेब कोई आदर्श नहीं है। ठीक, हम उसके वकील नहीं है, हमने अपना पक्ष रख दिया। हाँ, आप उसके वकील नहीं है, लेकिन जो उसकी वकालत कर रहा है, आप उससे दूरी नहीं बना सकते हैं, यह आपकी मजबूरी हो सकता है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? प्रोफेसर देखिए भाटी जी, आप सही कह रहे हैं जब आप ये कह रहे वो एक अतिशयोक्ति है, उसी तरीके की जिस तरीके की एक अतिशयोक्ति वो पुष्यमित्र सिंह को लेके 1 लाख स्तूप के बारे में की जाती है। हाँ। लेकिन ये एक फैक्ट है कि रोज औरंगजेब के दरबार के अंदर रिकॉर्ड आता था कि आज इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। ये रोज का रिकॉर्ड आता था, वो दस्तावेज मौजूद है।
इसलिए ये कहना कि वो परिवर्तन नहीं कराता था और उस पर रिकॉर्ड नहीं आता था, वो गलत होगा। दूसरी बात, ये जो कहना कि औरंगजेब के जमाने हमने में नहीं कहा कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हमने कतई नहीं कहा। नहीं सुनिए, लेकिन शो का एंकर इतना गलत तथ्य बोल रहा है तो चिंता होती है। नहीं मैं बैठा हूं ना उसको ठीक करने। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है अतिशयोक्ति हो, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। क्योंकि कुछ चीजें बोलचाल में, कहावत में आती है भाटी साहब। एक मिनट भाटी तो साहब, उसको आप तराजू में तौल नहीं सकते। लेकिन भाटी साहब, लेकिन आपको जो मैंने सवाल किया उससे आप बचकर भाग गए। आपने एक लाइन में खत्म कर दिया कि जो ऐसे बोलते हैं उनके साथ नहीं है। लेकिन अबू आजमी बहुत अच्छे नेता हैं, हम उनके साथ रहेंगे, उनको हम अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे अविनेश अवस्थी जी ने कहा कि वो बच्चों का कत्लेआम और वो सब चीजें हुई उस काल में, और ये कहना कि औरंगजेब कोई बहुत बड़ा शासक, बहुत मजबूत शासक था, गलत है। क्योंकि उसके पीरियड की जो असली हिस्ट्री है, जिस चीज मुझे बताइए, कितनी किताबों के अंदर छत्रसाल को लेके पढ़ाया गया, रानी दुर्गावती को लेके पढ़ाया गया कितनी किताबों के अंदर, जाट विद्रोह जो हुआ है पूरा, जिसको जाट विद्रोह कह के डाल दिया गया किताबों के अंदर 2 लाइन के अंदर, पूरा भरतपुर के एरिया के अंदर उसको पढ़ाया गया। कभी किसी हिस्ट्री की किताब में यह पढ़ाया गया कि बंगाल और आसाम के ऊपर जो फौजें भेजी औरंगजेब ने, उनका क्या हाल हुआ, और क्या पूरे दक्कन के ऊपर औरंगजेब कब्जा कर पाया? आगे तक मराठों ने ऐसी तैसी कर दी थी पूरी की पूरी लेकर के। इसलिए इतिहास के जो तथ्य है, दिक्कत ये हो जाती है। सुनिए, एक आखिरी लाइन कह दूं। अब भाटी साहब नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अबू आजमी को डिफेंड करें। खुद इरफान हबीब ने आकर ये कहा, जब मैंने चैलेंज किया, इरफान हबीब ने ये माना कि मथुरा और काशी के मंदिर दोनों औरंगजेब ने तोड़वाए थे, और इरफान हबीब ने आके इस चीज को माना। इसलिए जो है, देखिए, मैं इतिहासकार होने के नाते यही कहूंगा, मेहरुद्दीन अंग्रेज के पास नहीं गया, वो आप मुझसे बुरा मान जाएंगे। इधर औरंगजेब और बाकी की लड़ाई में मेहरुद्दीन अंग्रेज बुरा मान जाएंगे। मेहरुद्दीन भाई, माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, आपके लिए तो औरंगजेब हीरो ही होगा, क्या 5 सेकंड? नो डाउट। मैं आ रहा हूं सर, आऊंगा भाटी साहब, आपके पास आऊंगा 5 सेकंड के लिए, पक्का। देखिए विद्यानाथ झा जी, राजा और राजा होता है, ना तो वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। मगर जिस तरीके से इतिहास को आज तोड़ मरोड़ कर, और जिस तरीके से, अरे तो बीजेपी को क्यों हिंदुवादी कहते फिरते हो? फिर वो भी तो चुनाव जीत करके आई है। अगर राजा राजा होता है तो अपने में बात आ गई, तो राजा ना हिंदू ना मुसलमान होता है। और मोदी के लिए हिंदुत्व योगी के लिए करते फिरते हो। क्या बोल रहे हो तुम? किस सिद्धांत की राजनीति बढ़ा रहे हो तुम? क्या बात है? राजा राजा होता है तो फिर राजा राजा है। फिर क्यों कहते हो कि योगी हिंदुत्व है और मोदी हिंदुत्व है? उनके पास ऑप्शन सुन लीजिए, आगे तो सुन लीजिए। उनके पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आगे तो सुन लीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं साहब, इनकी पार्टी तक में मुस्लिम नाम लिखा हुआ है इन्होंने, पानी पीजिए। लेकिन तभी अगर राष्ट्रवादी है तो नाम हटाए मुस्लिम का अपनी पार्टी से। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक बात है, उनको बोलने दीजिए। आज इनको पानी नहीं पीना है तो अपना पानी भी आपको दे रहे हैं। बोलिए रंगरेज साहब, बोलिए। देखिए मैं विद्यानाथ जी ये कह रहा हूं कि पुष्पमित्रा सांगा ने इतने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े, इतनी उनकी इबादत गाहें तोड़ी, उस पर तो कोई मूवी नहीं बन रही। मगर जब अगर औरंगजेब थे और उन्होंने कुछ अपने राजा के दौर में इस तरीके की अगर कोई अपने काम किए होंगे तो उन्हें दिखाना आज के समय में, ऐसा ही हिटलर के समय में 1930 के समय में ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी आई गई थी कि यहूदियों के खिलाफ कैसे माहौल बनाया गया था, मतलब संभाजी उनका नरसंहार किया गया था। संभाजी, शिवाजी भारत में जो लड़ाई लड़े हैं, जो यातनाएं उन्होंने झेली हैं, वो प्रोपेगेंडा है। मराठाओं ने जो लड़ाई लड़ी है वो प्रोपेगेंडा है। शिवाजी महाराज जो थे उनकी वो प्रोपेगेंडा है। तो अगर आपको मराठाओं से इतनी मोहब्बत है तो वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं तो मराठाओं से मोहब्बत करता हूं, दे दीजिए। आपको औरंगजेब से मोहब्बत है, क्लियर कर दीजिए। मैं तो मराठाओं से मोहब्बत करता हूं। अरे हम तो करते हैं, हम तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, दे दीजिए उनको आरक्षण। आरक्षण की मांग करते औरंगजेब पर कैसे पहुंच जाते हैं? उनको दे दीजिए आरक्षण, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। एक सेकंड, रोहन गुप्ता बोलना चाह रहे हैं जल्दी से। सर अब वक्त नहीं है, देखिए भाटी जी के पास जाना है मुझे 10 सेकंड। पूरी डिबेट में जो ये 3 लोग बैठे हैं और अलग अलग तरीके से औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द बुलवाने का प्रयास किया, तीनों ने एक शब्द नहीं बोला। और मैंने यही मेरी बात से शुरुआत की, ये मानसिकता है तुष्टीकरण की। आप भारत देश में रहते हो, इतिहास में जिसने भी गलत किया हो, जो भी धर्म का हो,
आपको शर्म नहीं आती कि आप एक शब्द नहीं तो बोल मतलब मान रहे हैं उसने व्यक्तिगत निजी राय है, मतलब व्यक्तिगत निजी राय ओवर खत्म, एक शब्द नहीं बोल ओवर खत्म। रोहन गुप्ता बस छोड़ दीजिए, अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भाटी साहब को 10 सेकंड आखिरी अब वक्त नहीं है, आखिरी 10 सेकंड भाटी साहब के लिए समाप्त करना है, खत्म करना है। इंसान है नहीं, मैं तो को हटा के एक एक्शन मैं तो प्रोफेसर कपिल साहब ने सिलेबस पे सवाल उठाया, हिस्ट्री के सिलेबस पे। तो मैं तो केवल ये कहना चाह रहा था कि सिलेबस तो आप ही तैयार करते हैं और 10 साल से आपकी सरकार भी है, और आपने आखिरी टिप्पणी जो मोदी जी और योगी जी का नाम लेकर की उससे जाहिर हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में बहुत कुछ क्लियर हो गया है कि फजील अहमद जी जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है कि औरंगजेब हीरो नहीं था। ये कहते हैं कि वो हीरो था, और रंगरेज साहब को आपने सुन लिया, उनके लिए मराठा हीरो नहीं मुगल हीरो थे। बहुत कुछ क्लियर है, अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है, किसके बारे में क्या राय बनानी है। आज राष्ट्रवाद में इतना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने। संभल विवाद का सेमीफाइनल सनातन